हे गाइस, माय नेम इज सोम अग्रवाल एंड वेलकम टू द DU केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NMR का अगला पार्ट जो कि केमिकल शिफ्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर इसकी पूरी डेप्थ तक जाएंगे। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट है क्या, पहले इसका जो बेसिक फार्मूला मैं वो बता देता हूँ। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है सैंपल, माइनस आप एक इसमें स्टैंडर्ड लेते हो, रेफरेंस स्टैंडर्ड, उसको हम रेफरेंस बोलते हैं, तो वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है अपॉन न्यू आपके NMR की जो फ्रीक्वेंसी है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपकी इक्वली होती है रेफरेंस के, ये इक्वल होती है न्यू रेफरेंस के। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है केमिकल शिफ्ट का। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। केमिकल शिफ्ट क्या होती है? केमिकल शिफ्ट होती है कि एक हम स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में हम अपने सैंपल का NMR स्टडी करते हैं, और जितना रेफरेंस का आता है उसको हम 0 मान लेते हैं, और उससे जितना ज़्यादा या कम, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, जितना प्लस माइनस जितना भी ज़्यादा आता है उसे हम डेल्टा स्केल में स्टडी करके हम ये पता लगा लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें अगर हम प्रोटॉन की बात करें, 1H NMR की बात करें, तो हम ये पता लगा लेंगे कि 1H NMR में किस टाइप के प्रोटॉन्स हैं, है ना। अगर किसी की मान लीजिए यहाँ पर कुछ शिफ्ट ऐसी आई, कुछ ऐसी आई, कुछ ऐसी आई, तो ये पता चल जाएगा कि इससे ये पता चलेगा कि डेल्टा स्केल जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो उतना डीसील्डेड है, और जिसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो उतना ही ज़्यादा सील्डेड है। सील्डेड और डीसील्डेड का और अच्छे से आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए कि प्रोटॉन की जो न्यूक्लियस होती है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके अराउंड कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको बोलेंगे, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसे हम बोलेंगे कि ये इतना ज़्यादा सील्डेड है। ठीक है, और प्रोटॉन के आसपास जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितनी कम होती जाएगी, हम उसको बोलेंगे कि ये डीसील्डेड है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ये जो स्केल में आपको बताया, डेल्टा स्केल में, कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी मतलब वो उतना ज़्यादा डीसील्डेड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अराउंड उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। क्या बोला मैंने? कि डेल्टा वैल्यू जितनी पॉजिटिव होगी उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। वही अगर हम अपोजिट बात करें, मतलब डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव की तरफ जब अगर जाती है, अगर हमको NMR में डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव मिलती है अगर अपने सैंपल की, तो इसका मतलब ये है कि उस हाइड्रोजन की, उस प्रोटॉन की अराउंड जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है ना। मैंने क्या कहा कि अगर डेल्टा की वैल्यू अगर नेगेटिव की तरफ मिल रही है तो जिस प्रोटॉन पर स्टडी हम कर रहे हैं सैंपल की, उस प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, हाई हो रही है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शील्डिंग बताऊंगा। शील्डिंग इफेक्ट जब आपने इनऑर्गेनिक स्टडी करी होगी तो सबसे पहले आपको शील्डिंग इफेक्ट समझाया जाता है। शील्डिंग इफेक्ट के थ्रू आपको आगे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब मैं डेप्थ में आपके जा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है केमिकल शिफ्ट, एक्चुअल में केमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इंक्रीज़ हो रही होती है, और कैसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इफेक्ट आ रहा होता है, सारी चीज़ें अब डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए शील्डिंग इफेक्ट सबसे पहले समझ लीजिए। आपको पता है, मुझे पता है, बट फिर भी ये आपका न्यूक्लियस होती है, चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब हम शील्डिंग इफेक्ट को कई कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मैं ऐसे समझता हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस से कुछ फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं, फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कहें कोई एक बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, हम एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में समझते हैं, कोई बाहर एक इलेक्ट्रॉन है जो इस फील्ड लाइन को पूरी तरीके से मतलब फील नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं फील कर पाएगा? क्योंकि अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से जो आने वाली फील्ड लाइन है न्यूक्लियस से, वो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत कम पहुंचेंगी, है ना। समझ में आ रहा है ना कि जो पॉजिटिव चार्ज से जितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन्स आर द बैरियर्स, ये उस फील्ड लाइन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो बाहर आते आते जो फील्ड लाइंस होगी वो बहुत कम बचेगी, है ना। तो हम एक्चुअल जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं जेड इफेक्टिव की, कि जो जेड इफेक्टिव वो कितना होगा। जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना तो नहीं रहेगा, उसमें से कुछ माइनस होगा, तो जेड माइनस, जेड क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है, तो जेड माइनस कितना माइनस होगा? जितना इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एब्जॉर्ब करा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह रहा हूँ, जितनी फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करा, जो ये फील्ड लाइंस अंदर से बाहर आ रही है ना, तो इन फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रॉन्स ने कितना एब्जॉर्ब करा, इतना कम आपका न्यूक्लियर चार्ज आपकी आउटर इलेक्ट्रॉन्स में पहुंच रहा होगा। तो ये जेड इफेक्टिव हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, और जेड माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जितनी भी आपकी फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सिग्मा से। तो सिग्मा क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट होता है। तो ये आपका जेड इफेक्टिव का ये फॉर्मूला निकल के आता है, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? शील्डिंग कांस्टेंट, मतलब कितना शील्ड करा, कितना आपके इलेक्ट्रॉन्स, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स ने कितनी फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करा, कितने ने जेड इफेक्टिव को एक्चुअली जो है तो न्यूक्लियर चार्ज को सील्ड करा। सील्ड मतलब बचाया, रखा, अपने पास रखा, नहीं जाने दिया। कहाँ, किसके पास नहीं जाने दिया? आउटर इलेक्ट्रॉन के पास, है ना। आउटर इलेक्ट्रॉन के पास जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियस से आ रहा है, वो नहीं पहुंच पा रहा है उतना जितना न्यूक्लियर चार्ज भेज रहा है, और जो कम हुआ जा रहा है वो हुआ जा रहा है बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स, और उसी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा क्या है? कितना वो सील्ड कर रहा है। बात समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि सिग्मा क्या है? सील्ड जितना कर रहा है, सील्ड जितना कर रहा है, सील्डिंग कांस्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो कितना फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या कहें तो सील्ड कर रहे हैं, है ना। आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने से सील्ड कितना कर रहे हैं, ठीक है। इसी सील्डिंग कांस्टेंट की हमें एनएमआर में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब कैसे हमें एनएमआर में ज़रूरत पड़ेगी, अभी ये आपको समझ में आ गया ना, सील्डिंग इफेक्ट। अब हम एनएमआर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। एनएमआर में देखिए बात इतनी सी है, आपका जो न्यूक्लियस है, आपको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, प्रिंसिपल आपको बताया था एनएमआर का क्या होता है। न्यूक्लियस में स्पिनिंग चार्ज होता है, उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, और जब हम आउटर सोर्स से, हम बाहर से जब मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगाते हैं, B0 मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तब कुछ न्यूक्लियाई जो होते हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर जाता है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो अल्फा स्टेट में चला जाता है। और वैसे न्यूक्लियाइज जिनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं करता, अपोज करता है, तो उसकी एनर्जी हाई हो जाती है और वो बीटा स्टेट में चला जाता है। और ठीक है, ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। और फिर इसके बाद जब हम बाहर से हम क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स जब हम बाहर से इंसिडेंट करते हैं तो वो इसी फ्रीक्वेंसी की होती हैं, और यहाँ से अल्फ़ा स्टेट से बीटा स्टेट तक न्यूक्लियाई एक्साइट हो जाता है, ठीक है। जब रेडियो वेव्स को हम इंसिडेंट करते हैं तो अल्फ़ा स्टेट से बीटा स्टेट में न्यूक्लियाई जो है एक्साइट कर जाता है। इस फिनोमिना को हम रेजोनेंस बोलते हैं, इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ये तो सिर्फ न्यूक्लियस की कहानी थी कि इतना न्यूक्लियाइज की वजह से होता है। अब अगर हम बात करें, अगर न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब क्या होगा गुरु? तब क्या होगा? तब जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हो वो पूरा न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा। एक्सटर्नल B0 पूरा
नहीं पहुंचेगा। पूरा नहीं पहुंचेगा। सम पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स बी नॉट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, या तो कहें ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, या फिर कहते हैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये इलेक्ट्रॉन्स सील्ड करेंगे। मैंने आपको सील्डिंग सबसे पहले समझा दी। सील्डिंग क्या है? सील्डिंग यहाँ पर ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आ रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है, इसे ये इलेक्ट्रॉन्स सील्ड करेंगे न्यूक्लियस तक पहुँचने में। समझ नहीं आ रहा है ना बात क्या कह रहा हूँ मैं? कि ठीक है, क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? कि जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस में पूरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई हो पाएगा। मतलब समझ रहे हो कि आपने अगर बी नॉट अप्लाई करा है तो कुछ पार्ट आपका इसका, सम पार्ट आपका इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सम पार्ट ऑफ इट्स गेट एब्जॉर्ब। और जो नेट जो न्यूक्लियस की तरफ पहुंचेगा, नेट जो न्यूक्लियस तक पहुंचेगा, वो होगा आपका बी इफेक्टिव। मतलब कितना आपने मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई करा वो कितना न्यूक्लियस तक पहुंचा, वो पहुंचेगा बी नॉट जितना आपने अप्लाई करा माइनस बी नॉट इंटू सिग्मा, जितना इलेक्ट्रॉन्स का सील्डिंग इफेक्ट है, कितना जितना इलेक्ट्रॉन सील्ड कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स का जितना सील्ड कर रहे हैं इंटू बी नॉट, वो इलेक्ट्रॉन्स कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इंटू बी नॉट और इंटू सिग्मा, है ना, कितना एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो गया बी नॉट, और इलेक्ट्रॉन्स सारे जिनका सील्डिंग इफेक्ट है सिग्मा, तो सिग्मा इंटू बी नॉट, इतना मैग्नेटिक फील्ड ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब इतना एब्जॉर्ब कर लेंगे और बी नॉट हमने अप्लाई करा, तो जब हम इतना माइनस कर देंगे तो न्यूक्लियस तक पहुंचने वाला न्यूक्लियस तक पहुंचने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है जो एक्चुअल पहुंच रहा है। तो ठीक है ना, क्योंकि आप देखते हो, आपको अच्छी तरीके से पता है, जहाँ कंपाउंड्स होते हैं, जहाँ हाइड्रोजन न्यूक्लियाइज होते हैं, ऐसे सिंगल तो न्यूक्लियाइज होती नहीं है। कोई भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो उसके साथ साथ बहुत सारे उसमें एटम्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो इनकी वजह से, और हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और कहीं कहीं ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये कंपाउंड है CH3CO CH2Cl। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये जैसे प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हैं, तो इन प्रोटॉन्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ तो ये डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ भी डिक्रीज़ कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर अगर CH2, यहाँ पर अगर आपका OH लगा होता तो ये मीज़ोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा होता, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, बात समझिए, प्रीवियस स्लाइड में देखिए कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब होगा, है ना। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के अराउंड इंक्रीज़ होगी उतनी ज़्यादा ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा, और जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही इसका जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वेरी करेगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो डिफरेंट आती है। जो डेल्टा वैल्यू है, डेल्टा वैल्यू क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ डेल्टा वैल्यू आगे एक्चुअली में है क्या। देखिए, डेल्टा वैल्यू को अगर आप अच्छे से समझिए तो क्या है,
आपको मैंने, आप तो ये वाला एक्सप्रेशन तो आप समझ गए कि बी इफेक्टिव इक्वल्स टू बी नॉट माइनस बी नॉट इंटू सिग्मा। बी नॉट कॉमन ले लिया तो 1 माइनस सिग्मा बी इफेक्टिव। ठीक है, देखिए अब हमको एक बात पता है, हमने पहले पढ़ रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो किसके इक्वल है, गामा बी नॉट के। ये फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस जो होता है जब हम एक्सटर्नल रेडियो वेव्स इंसिडेंट कराते हैं तो जो न्यूक्लियाई है वो एक्साइट कर जाती है, तो जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इतनी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने बी इफेक्टिव का ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया है। ठीक है, और ये आपकी ये फ्रिक्वेंसी जितनी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी नॉट है, ये बी नॉट जो होगा वो होगा बी इफेक्टिव, क्योंकि कुछ पार्ट एक्चुअल क्या है, बी नॉट तो है नहीं, एक्चुअल है बी इफेक्टिव। तो क्या हो जाएगा, गामा इंटू बी नॉट, हमने बी इफेक्टिव की वैल्यू रख दी, तो क्या होगा, गामा इंटू बी नॉट 1 माइनस सिग्मा। ठीक है, समझ में आया ना कि ये हमारी एक्सप्रेशन हमें होना चाहिए था। जो फ्रिक्वेंसी है वो गामा बी नॉट की इक्वल होनी चाहिए थी, बट बी नॉट तो रहा नहीं, बी नॉट बन गया बी इफेक्टिव। बी इफेक्टिव हमने यहाँ पर रखा और बी इफेक्टिव की वैल्यू रखी, तो हमको ये मिला। ठीक है, ठीक है, ये हमारी अब एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है जो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब हम एक्चुअल अपना केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला निकालेंगे इन सारे फॉर्मूलाज की हेल्प से। ठीक है, अब हम ये हमारा जो फॉर्मूला है इसकी मदद से हम सिग्मा निकालते हैं। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आएगी न्यू बट एक बात और समझिए, ये जो गामा बी नॉट लिखा हुआ है, ये गामा जो बी नॉट है, गामा बी नॉट ये क्या है, अगर आपका सैंपल ले रहे हो, मतलब आप सिर्फ एक हाइड्रोजन ले रहे हो, सिंपल हाइड्रोजन ले रहे हो, यहाँ पर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वहाँ पर तो ये बी नॉट ही रहेगा, है ना। अगर आप सिर्फ एक हाइड्रोजन ले रहे हो, सिर्फ एक ऐसी न्यूक्लियाई ले रहे हो जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे बी नॉट होगा। क्यों बी नॉट होगा, क्योंकि जो बी इफेक्टिव है वो है बी नॉट माइनस बी नॉट इंटू सिग्मा। तो सिग्मा अगर इलेक्ट्रॉन्स है नहीं तो सिग्मा क्या हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 0, तब हमारा बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बी नॉट हो जाएगा। ये कौन सा केस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियाइज का केस हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गामा बी नॉट है ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका एक सिंपल न्यूक्लियाई। तो हम जो अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं, तो उसका जो बी नॉट होता है वो इस एक्चुअल बी नॉट के इक्वल होता है। तो हम ये जो न्यू इक्वल्स टू गामा बी नॉट होता है ना, तो ये हम रेफरेंस का हम ये वैल्यू लेते हैं, ये वैल्यू हमारी होती है रेफरेंस की। समझ में आया, हम जो रेफरेंस लेते हैं वो एक्चुअल न्यूक्लियाई का लेते हैं। तो न्यूक्लियाई का जो न्यू होता है, नॉर्मल न्यू की जो फॉर्मूला होता है गामा इंटू बी नॉट, तो ये हमारी एक्चुअल फॉर्मूला हो गया रेफरेंस का। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, जो गामा बी नॉट है, जो गामा बी नॉट है इसको रख देंगे न्यू रेफरेंस, और जो ये न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू रेफरेंस 1 माइनस सिग्मा। तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगी सिग्मा की वो आएगी न्यू माइनस न्यू रेफरेंस अपॉन न्यू रेफरेंस। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल जो वैल्यू आई ये सिग्मा की। ठीक है, और यही एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो होती है जो सिग्मा है, इसी को हमने एक्चुअल जो नया अपने एनएमआर में डिराइव करा है वो किया है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या है, न्यू माइनस न्यू रेफरेंस अपॉन न्यू रेफरेंस। ठीक है,
तो न्यू, ये जो न्यू होता है ये बेसिकली सैंपल का होता है, मतलब जिससे हम वर्क कर रहे हैं, कोई भी हम सैंपल है उसमें हम वर्क कर रहे हैं, तो जिस सैंपल में वर्क कर रहे हैं उस हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी, है ना, तो उसकी जो न्यू होगी वो डिफरेंट आएगी। सो बेसिकली जो न्यू डेल्टा जो हमारी केमिकल शिफ्ट है उसका ये फॉर्मूला जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, ये देखिए, ये जो बताया था आपको, न्यू सैंपल माइनस न्यू रेफरेंस अपॉन न्यू एनएमआर या फिर न्यू रेफरेंस ही होता है, कि जो हमारी एनएमआर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एक्चुअल हमारी जो रेफरेंस होती है उसी के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगर हम थोड़ा सा और समझें कि कोई भी सैंपल है, अब उसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो भी कैसे प्रोटॉन्स, डिफरेंट इन्वायरमेंट के, मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट का मतलब कि उनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिफरेंट हो, मतलब जिस तरह के प्रोटॉन्स हैं, मान लो 3 तरह के प्रोटॉन्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए CH3, CH2, OH, ये OH है, OH, ठीक है। इस कंपाउंड में 3 तरह के प्रोटॉन्स हैं, मतलब 3 तरह के ऐसे प्रोटॉन्स हैं जिनकी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग है। इस न्यूक्लियस के, इस मतलब प्रोटॉन की न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, या फिर कह सकते हैं बहुत कम है, क्योंकि बहुत एसिडिक है, ठीक है। तो इसका जो -I इफेक्ट है वो बहुत डोमिनेट करता है, तो इसके अराउंड बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1-2 जो होगी, ठीक है। बट अगर इस हाइड्रोजन की बात करें, 2 हाइड्रोजन हैं ऐसे, इस तरह की 2 न्यूक्लियाई होंगी जिनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सेम होगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको न्यूक्लियाई बनाई, ये दो सेम न्यूक्लियाई होंगी जिनके आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर के है, ठीक है। एक और आपका जैसे ये वाला प्रोटॉन है, ये 3 प्रोटॉन्स होंगे जिनके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर के है। तो मतलब क्या है कि ये 3 ऐसे प्रोटॉन हैं जिनके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, 2 ऐसे प्रोटॉन हैं जिनके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। बट वही अगर हम बात करें इन दोनों प्रोटॉन्स में, तो इन दोनों प्रोटॉन्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है, इसमें कुछ ज़्यादा है और इसमें कुछ कम है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ये खींचेगा, ठीक है। तो इनके प्रोटॉन्स के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसमें कम है और इन वाले प्रोटॉन्स में ज़्यादा है। तो इन प्रोटॉन्स, जो 3 प्रोटॉन्स हैं, इनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, और इन जो 2 प्रोटॉन्स हैं उनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इससे कम है, और ये जो एक अकेला प्रोटॉन है इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है, इन दोनों से सबसे कम है। मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 टाइप के प्रोटॉन्स हैं, 3 टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं जिनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यही एक्चुअल प्रिंसिपल है एनएमआर का एक्चुअल मतलब ही यही है, एनएमआर का यूज ही यही है, वरना एनएमआर कोई काम का नहीं था अगर ये इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट डिफरेंट नहीं होता तो, क्योंकि जो शिफ्ट आएगा आपका वो इसी के बेस पर आएगा कि जो आपकी ये डेल्टा स्केल है ये आपकी नॉर्मल स्टैंडर्ड की, बाकी जो तीन इसमें पीक्स आएंगी, अब किसकी ज़्यादा है किसकी कम आएगी हम आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तो इसमें 3 पीक्स आएगी, और ये आएगी आपकी 3 प्रोटॉन्स वाली, ये आएगी 2 प्रोटॉन्स वाली, ये आएगी 1 प्रोटॉन्स वाली। अब आगे पीछे हो सकती है, मैं एक्चुअल डाटा नहीं दे रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 3 प्रोटॉन्स है इसकी बड़ी आपकी पीक आएगी, ये जो 2 प्रोटॉन्स वाली है इसकी कम पीक आएगी, इसकी और कम पीक आएगी। मतलब क्या है कि जितनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसकी पीक उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। बट इसकी यहाँ पे पोजीशन कितनी ज़्यादा किसकी कम है ये हम बाद में देखेंगे। मैं एक्चुअल कहना क्या चाह रहा हूँ कि जितने नंबर ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट के जितने प्रोटॉन्स हैं उन्हीं की वजह से एनएमआर सक्षम है। एनएमआर का मतलब है क्योंकि सब जगह आप कोई भी कंपाउंड लोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। बस यही बताना था, और कुछ तो नहीं रह गया। इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होगी। हाँ, तो अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होगी, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, तो जो आप नेट मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करोगे वो डिफरेंट न्यूक्लियाइज में डिफरेंट अप्लाई होगा, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड जो न्यूक्लियस फील करेगा वो अलग अलग न्यूक्लियाई अलग अलग फील करेंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है।
जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा, तो न्यूक्लियस तक कम मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा, है ना। वही अगर एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसके अराउंड बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे अभी OH वाला जो प्रोटॉन है तो उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो कम मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब करेगा, तो न्यूक्लियस तक मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पहुँचेगा। तो न्यूक्लियस तक मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पहुँचेगा तो अभी आपको बताया B0 ज़्यादा होगा। तो आपका मैंने क्या बताया था, जो फ्रीक्वेंसी है वो वो फॉर्मूला क्या है, गामा B0, अरे सॉरी, जो मैंने आपको बताया जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, अरे सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, गामा B0। तो अगर B0 अगर वो अलग अलग एब्जॉर्ब करेगा न्यूक्लियस, मतलब कम ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, तो फ्रीक्वेंसी उनमें डिफरेंट होगी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर केमिकली डिफरेंट इन्वायरमेंट में अगर प्रोटॉन्स हैं तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव या फिर लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब बेसिकली रेडियो वेव ही एब्जॉर्ब करेंगे, तो इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। ऑल ऑफ आई वांट टू से, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो B0 पे डिपेंड करती है, B0 आपकी शील्डिंग पर डिपेंड करती है, शील्डिंग या फिर कहें तो सिग्मा ही शील्डिंग है ना। तो सबसे पहले मैंने इसीलिए उसको एक्सप्लेन कर दिया था ताकि आपको आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।